ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फ्रॉम योर एचपी टेट पेपर जो कि 2018 में हुआ था। और यहाँ पे स्पेशली जो पेपर डिस्कस करने वाली हूँ वो रहेगा आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम में से। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है टोटल जो पेपर है टैट का 150 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका सीडीपी का पोर्शन पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और जिसे सिंपली आप क्या बोलते हो, किसके नाम से जानते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हो। क्लियर? तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टीचिंग है वहाँ से एम्फेसिस शिफ्ट करना है लर्निंग की तरफ। ये कौन सी प्रोसेस है? क्या यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को, या इनक्रीज किया जा रहा है रोट लर्निंग को, या अडॉप्ट किया जा रहा है फ्रंटल लर्निंग को, या इसका फोकस है ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट? तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये पूछा गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रगतिशील शिक्षा। ठीक, तो अब यहाँ पे जब बात आती है कि ज़्यादा फोकस किस पे देना है, लर्निंग पे, लर्नर पे, तो ये किसकी बात हो रही है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, या यहाँ पे जो टीचर है वो क्या अडॉप्ट कर रहा है? चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सीधा सीधा आगे आपके पास ऑप्शन दी गई है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसे हिंदी में बोला जाता है समावेशी शिक्षा, इसका क्या मीनिंग है? क्या करती है ये इंक्लूसिव एजुकेशन? क्या सेलिब्रेट करती है डाइवर्सिटी को इन द क्लासरूम? डाइवर्सिटी के आगे जो अलग अलग विविधताएं होती हैं, और क्लासरूम में कैसी विविधताएं डाइवर्सिटीज़ होती हैं? जेंडर की वजह से हम अलग हैं, रिलीजन की वजह से अलग हैं, लैंग्वेज की वजह से अलग हो सकते हैं, बैकग्राउंड की वजह से अलग हो सकते हैं। उन्हें नाम दिया जाएगा क्लासरूम डाइवर्सिटीज़ का या विविधताओं का। तो क्या ऐसा किया जाता है समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, या इनक्रीज किया जाता है स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर को, कि एक क्राइटेरिया रख दिया कि इस तरह से एडमिशन्स करनी है, इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, या इंक्लूड किया जाता है इंडक्टोरिनेशन ऑफ फैक्ट्स को, या इंक्लूड करते हैं यहाँ पे टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स? तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक तरह किससे रिलेटेड है? बच्चों से, स्टूडेंट से रिलेटेड है। ओके, टीचर की बात नहीं यहाँ पे करेंगे, बच्चों की बात करते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा जो है वो क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, हमें सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है। वो तो जैसे बाकी जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान एनपी, वहाँ पे बात बोली गई है, बट इसके साथ साथ हर एक बच्चे को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हमने क्या करना है? एजुकेट करना है। चाहे फिर वो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता हो, जेंडर, रिलीजन, कास्ट की वजह से, सबका इक्वल राइट है एजुकेशन का, और सबको एक ही स्कूल में क्या करना है? एजुकेशन, शिक्षा देनी है। ये मेन एम या ऑब्जेक्टिव आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पता चल ही गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, मतलब सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है और सबको एक क्लासरूम में पढ़ाने की बात की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। एजुकेशन के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है? सोशलाइजेशन क्या आ गया? समाजीकरण आ गया। तो इसका अर्थ क्या? क्रिएट करना है वंस ओन सोशल नॉर्म्स, कि खुद के हम सोशल नॉर्म्स बना लें, ये सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है। या जो बड़े हैं सोसाइटी के उनको रिस्पेक्ट करना है, या सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करना है और उसमें एडजस्ट होना है, या हमेशा फॉलो करना है सोशल नॉर्म्स को। तो जिनको नहीं पता उनको एक बार बता देती हूँ। सोशलाइजेशन या समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है कि बच्चा जब पैदा होता है वो सिर्फ क्या है? एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जैविक है सिर्फ,
और उसके बाद जब वो फैमिली के साथ या फिर सोसाइटी में फैमिली भी आ जाती है, नेबरहुड आ जाता है, आपका स्कूल आ जाता है, फ्रेंड सर्कल आ जाता है, पीयर ग्रुप आ जाता है, मास मीडिया आ जाता है, लाइब्रेरीज आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये सारे कौन सी एजेंसी हैं? सोशलाइजेशन एजेंसीज इन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पे अर्थ है, मतलब जब हम पैदा हुए, हम बायोलॉजिकल चाइल्ड थे, और उसके बाद जैसे जैसे हमने इन डिफरेंट एजेंसीज के साथ अंत्यक्रिया की, इंटरेक्शन की, तो हमने यहाँ से सीखा कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये जो आपको अभी डेफिनेशन बताई तो वो मैच करती है थर्ड ऑप्शन से, कि यहाँ पे अडॉप्ट करता है इंडिविजुअल, या बच्चा अडॉप्ट करता है और जस्ट करता है सोशल इन्वायरमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड अफेक्टिंग लर्निंग? कौन सी टीचर रिलेटेड अफेक्टिंग लर्निंग है? प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टीचर से रिलेटेड नहीं हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो टीचर रिलेटेड कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को? टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? कि वो मास्टर होना चाहिए जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाता है ओवर दैट सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैथ्स का टीचर है तो उसे मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, साइंस का टीचर है साइंस अच्छे से आना चाहिए, तभी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनेगी। क्लियर? तो राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। अब कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? नैतिकता का सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोला जाता है जिसे। हिंदी में आ जाएगा नैतिकता का सिद्धांत, इंग्लिश में आ गया मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टीचर है वो कैसे मोरल वैल्यूज को इंस्टिल करेगा बच्चों में, कैसे बढ़ावा देगा। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, क्या रिलीजियस टीचिंग को बढ़ावा देगा अगर टीचर, इससे बच्चों में मोरल वैल्यूज़ आएंगी। या फिर लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, क्लियर रूल्स बना दिए कि बिहेवियर ऐसे करना है। या उनको इन्वॉल्व करेंगे इन डिस्कशन ऑन मोरल वैल्यूज़, जो भी नैतिकता के गुण हैं उनसे रिलेटेड जब भी डिबेट होता है, वाद विवाद होता है, उसमें इन्वॉल्व करना है बच्चों को, या बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कैसे बिहेव करना है। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन एकदम नेगेटिव टाइप का आंसर है या स्टेटमेंट है, इस तरह का वर्ड हम चूज़ नहीं करेंगे चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो। ये हमेशा नेगेटिव वर्ड है और सीडीपी में नेगेटिव वर्ड से दूर रहना होता है। सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स देंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी विविधताएं हैं और सबके रिलीजन कल्चर को हमें इम्पोर्टेंस देनी होती है, यही हमें शिक्षा दी जाती है ना, सबका यही राइट भी है और ड्यूटी भी है। अब सिर्फ क्या कर दिए, रूल बना दिए, ये भी सही नहीं है। तो इनमें सबसे बेहतर विकल्प हो जाता है सी, कि इन्वॉल्व करना है बच्चों को डिस्कशन में, जहाँ जो किससे रिलेटेड होगी डिस्कशन, मोरल वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। अब ये जो टर्म निमोनिक्स है ये किससे रिलेटेड होती है? मेमोरी से रिलेटेड होती है। मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं, प्रोसेसेस होती है, सेंसरी, वर्किंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो ये जो निमोनिक्स है ये रिलेटेड होता है मेमोरी से। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहाँ से पूछा गया? ये भी मेमोरी या लैंग्वेज के उसी पोर्शन में इंक्लूडेड रहता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज कौन सी है? या जो लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको पता होगा, सिंटेक्स होगी, मॉर्फीन होगी, प्रैग्मेटिक्स होगी, या फोनीम होगी। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग पूछा तो राइट आंसर होगा मॉर्फिन। सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज पढ़ के आंसर नहीं कर देना है, क्या पूछा है वो ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कौन सी आ जाएगी इन लैंग्वेज? मॉर्फिन आ जाएगी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉस, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, इज सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा है जो सॉ और वॉस, ये दो जो वर्ड वो सामने देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। या ऐसे मिलते जुलते वर्ड जैसे क्लियर और अनक्लियर है, इनमें कंफ्यूज हो जाता है। ट्राइड और फ्राइड, ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाता है।
तो वो किससे सफ़र कर रहा है, डिसलेक्सिया से, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर से, डिसलेक्समिया से, या डिसमॉर्फीमिया से। तो ये क्या क्या है, एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिफरेंट टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पड़ी हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, नॉर्मल बच्चों में हो सकती हैं, बट स्पेशली किसी एक फील्ड को अफेक्ट करती हैं, आपके किसी एक सब्जेक्ट को या एक एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। बट आईक्यू लेवल नॉर्मल हो सकता है, एवरेज हो सकता है। ओके, तो जब हमने लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा डिसलेक्सिया से सफ़र करता है, मतलब डिसलेक्सिया क्या है, एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर है। और यहाँ पे बच्चे को क्या कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे को लैंग्वेज को रीड करने में, पढ़ने में बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। इसका रीज़न हो सकता है बच्चे को कोई वर्ड या बीच में लेटर कोई टफ लगता है, बच्चा उसे मिस कर देता है, स्किप करके आगे रीड करता है, कंप्रहेंस नहीं कर पाता है चीज़ों को, या बच्चे को जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या लगते हैं, कन्फ्यूजिंग लगते हैं, या उन्हें एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ आती है, बच्चे को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है इस टाइप के सिमिलर वर्ड्स में। तो राइट आंसर हो गया डिसलेक्सिया। इसे लिख भी सकते हो आप, कैसा है, ये एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाई। वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए थे, जैसे जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग आ गया, और लास्ट आ जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, कुछ क्लासरूम एप्लीकेशंस भी दी हैं, जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे वाइगोस्की की थ्योरी में कुछ और इसके अलावा लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर को इम्पोर्टेंस दी है। तो क्या देखते हैं अब कौन सा पॉइंट गिवन है यहाँ पे हमारे पास। पहला है, चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज ओन। अब बच्चा अगर ऐसे बच्चे की कंपनी में पढ़ता है जिसका ऑलरेडी IQ लेवल कम है सीखने वाले से, तब बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी क्या, वो क्या सीख पाएगा। आप एक ऐसे बच्चे के पास बैठ जाते हो, ऐसे इंडिविजुअल के पास जो आपसे कम जानता हो, तो कोई फ़ायदा होगा आपको, नहीं। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलैबोरेटिव तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कोलैबोरेटिव लर्निंग में या कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है, बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं। और ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, वाइगोस्की ने स्पेशली बोला है कि जब बच्चों की ग्रुपिंग करनी है तो आपने ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे का डिफरेंट IQ लेवल हो, डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे एक ग्रुप में हों, जिससे कि एक बच्चा दूसरे की हेल्प कर सके, या फिर एक बच्चा दूसरे को स्कैफोल्ड कर सके, उसे अपने प्रेजेंट जो जोन है वहाँ से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, आगे भी 2 ऑप्शंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट सी है, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच स्टूडेंट। हर एक बच्चे को इंडिविजुअल असाइनमेंट दी जाए, या आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब इनिशियली आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके बाद बच्चे को आपने क्या करना है, सपोर्ट नहीं करना है अगर बच्चा डिफ़िकल्टी फेस करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी बात आती है बच्चों की तो उन्हें पढ़ाने के लिए क्या बात बोली जाती है कि हमेशा क्या करना है, आपको बच्चे को सपोर्ट करना है जब भी बच्चे को ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे अब जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए या एप्लीकेशन बताई, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाता है, बी हमारा राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या आ गया, राइट आंसर इज बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, A teacher can make problem solving fun for students by doing all the following except। अब एक टीचर फन कैसे बना सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। 3 तरीके हैं जिनके थ्रू फन फील करेगा बच्चा, बट एक क्या है, नेगेटिव टाइप की कोई स्टेटमेंट होगी, वो आपको चूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। पहला है प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, बच्चों को क्या करें, ओपन एंडेड मटेरियल दें। गिवन टाइम फॉर फ्री प्ले, बच्चों को फ्री प्ले के लिए टाइम दें।
प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग थिंकिंग, या फिर एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स देमसेल्फ। अब यहाँ पे अगर प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, मतलब यहाँ पे ज़रूरी ओपन एंडेड क्या होता है कि जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर ना हो, डिफरेंट आंसर हो सकते हैं और सही हो सकते हैं। फ्री प्ले के लिए टाइम देना भी एक नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ है, सही बात है। अपॉर्चुनिटीज़ दें जहाँ पे बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग कर सके, ये भी सही बात है। सिर्फ ये चीज़ गलत है जो हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा कि परफेक्शन एक्सपेक्ट करना बच्चे से। अब परफेक्शन को डिफाइन करो, किस तरह करोगे? नोबडी इज़ परफेक्ट, है ना? तो राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय स्कीमा। स्कीमा का क्या अर्थ है? कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन? जीन पियाजे की मोस्ट फेमस थ्योरी आ जाती है, कौन सी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वहाँ पे उन्होंने कंपोनेंट्स दिए थे, स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, तो क्या मीनिंग होता है? चंकिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये लर्निंग टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो स्टोर होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब भी आपको डिस्कस करवाया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो क्या बात बोली गई है कि क्या करना है? स्कीमा क्या है? एक तरह से ऑर्गेनाइज पैकेट्स होते हैं इंफॉर्मेशन पे, और उसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे सामने उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है। तो राइट आंसर आ गया सी, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। बच्चा जब लॉजिक का यूज़ करके सोचना शुरू कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, इवेंट को लेके, घटना को लेके, तो इसे क्या बोला जाता है? अब अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है? जीन पियाजे की थ्योरी में से। कौन सी? जो लास्ट क्वेश्चन भी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है बच्चा जब बिगिन करता है लॉजिकली सोचना, फॉर्मल ऑपरेशन में होगा, प्री ऑपरेशन में होगा, या फिर कंक्रीट ऑपरेशन में सोचना। तो अब इसका आंसर, वैसे तो बहुत सारे बच्चे क्या आंसर करेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी हो सकता है, बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी हो सकता है, क्योंकि जीन पियाजे की अगर बात करें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। और अगर स्पेशली ये जो करेक्टरिस्टिक्स है लॉजिकल थिंकिंग, ये कौन सी स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स है? फॉर्मल ऑपरेशन की। मतलब बच्चा जब कहाँ पे होता है, अबव 11 ईयर का हो जाता है, वो आ जाता है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। बट अगर यहाँ पे बात करें कि बच्चा बिगिन कब करता है, सोचना कब शुरू करता है, तो सोचना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लास्ट तक कर देता है। ओके, तो अब टोटली इसका आंसर एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आंसर चूज़ करता है। बट बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली, बिगिन जस्ट बिगिनिंग की बात है, तो कंक्रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और होती कहाँ पे है? तो वो होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो हम लेके चल रहे हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कि उसके लास्ट तक बिगिन कर देता है बच्चा सोचना। कंक्रीट ऑपरेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वैसे लॉजिकल थिंकिंग, बट हाँ जस्ट बिगिन या स्टार्टिंग पूछा है तो उसके लास्ट तक बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, बट पूरी तरह से आती कहाँ पे है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, और जीन पियाजे ने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को एक तरह से ट्रांजिशन भी बोला है, क्योंकि यहीं से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बनना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ बिगिन वर्ड यूज़ किया है, इसलिए मैं कर रही हूँ आंसर कंक्रीट, अदरवाइज इसका आंसर हो सकता है फॉर्मल भी हो सकता है। ओके, आंसर की पे भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके लिए एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस। जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस है कि किसने डेवलप किया है? वॉज डेवलप बाय सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट, या एज्यूम करता है दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन है वो अग्रेशन प्रोड्यूस करती है, या एज्यूम करते हैं अग्रेशन इज बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी, नेचुरल है ये, या क्लेम्स दैट अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड अग्रेशन आर बोथ इंस्टिंक्टिव, या दोनों ही ये क्या होते हैं? इंस्टिंक्टिव होते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थ्योरिस्ट ने इनके बारे में बोला, जिनमें से वन ऑफ देम आ जाते हैं डोनाल्ड भी हैं और भी लोग आ जाते हैं। बट ये बात क्या होती है?
यहाँ पे स्पेशली किस चीज़ की बात होती है, जब भी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एचपी टेट में, सुरीनी नॉन मेडिकल में, अलग अलग जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स में भी आई थिंक अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था आर्ट्स में पूछा गया था, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस से। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला जाता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो प्रोड्यूस करती है अग्रेशन को। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो उससे आप और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास आ गया बी। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू। कैसे आते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, इंटरमीडिएट कंडीशनिंग से, या फिर रीइंफोर्समेंट में से आते हैं। तो एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग क्या सजेस्ट करता है, ये बोलता है कि ये हम सीखते हैं थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जैसे किसने दी है, पैवलॉव ने भी दी है। उन्होंने क्या बोला है कि हम एक स्टिमुलस को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं किसी सेम टाइम का रिस्पॉन्स पाने के लिए। और जो एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस है वो शो करता है कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है यहाँ से बहुत सारे एक्वायर होते हैं फोबियाज। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। जब बात आती है कि हम या बच्चा कैसे सीखता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन या मॉडल जो सामने मतलब पर्सन है वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है। अब ये सीधी सीधी थ्योरी कौन सी आ जाती है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो किसने दी है, बेंडूरा ने दी है। और इन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारे बिहेवियर बच्चा दूसरों को या अडल्ट को देख के सीखता है, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है अग्रेशन। जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो तो बच्चा डेफिनेटली थ्रू मॉडलिंग ही सीखता है, एक दूसरे से सीखता है। मतलब सामने वाला जो कर रहा है, बच्चा है या अडल्ट हैं, ज़्यादातर जैसे बोला जाता है ना कि बच्चों के सामने लड़ना नहीं है, पेरेंट्स को ऐसी कोई बात नहीं करनी है, अग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना है, तो इसलिए कि बच्चा ऐसा बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन ज़्यादा जल्दी सीखता है। और क्या बेंडूरा के बारे में याद रखोगे, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, बोबो डॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। ये कुछ लेटर्स दिए हैं और इनको इस तरह से हमने एक कुछ सीरीज़ में या टर्म में बना दिया कि किसका एग्जाम्पल है। सिंप्लीफाई कर रहे हो आप यहाँ पे चीज़ों को, क्लासीफाई कर रहे हो चीज़ों को, सीरीज़ में कर रहे हो, या फिर चंकिंग। तो यहाँ पे ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए थे, आपने क्या कर दिया, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांध दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया, और इसे बोला जाता है चंकिंग। जिससे आपको चंकिंग की इसलिए ज़रूरी होती है कि आप चीज़ें याद रख सको, क्योंकि ऐसे ये शायद आपको याद ना रहे क्या था, बट आप जब टुकड़ों में तोड़ के चंक्स में चीज़ों को याद रखते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रह पाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इज़ लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। कौन सी टाइप की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है लेटर वाली लाइफ में इज़ लीस्ट लाइकली टू शो, मतलब बाद वाली जो लाइफ है हमारी या लेटर वाली मेमोरी है वहाँ पे बहुत कम हद तक वो कोग्निटिव एबिलिटी शो होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसेसिंग मेमोरी, या फिर वर्किंग मेमोरी। तो अगर यहाँ पे बात करें, ये किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, सिमेंटिक मेमोरी और वर्किंग मेमोरी के टाइप्स हैं एक तरह से। वर्किंग मेमोरी जो प्रेजेंट आपकी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि फिर सिमेंटिक भी उसी का एग्जाम्पल है, और फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड प्रोसेसिंग स्पीड ये भी मेमोरी से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हो। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, एक तरह की लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और वर्किंग मेमोरी आपकी आ जाती है एक तरह की, आप बोल सकते हो टेम्परेरी मेमोरी है या शॉर्ट टर्म मेमोरी है। प्रोसेसिंग स्पीड मतलब किस स्पीड से आप काम कर रहे हो, ये किसी कोग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड नहीं होगा। और फ्लूइड इंटेलिजेंस आ जाता है, ये भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो एबिलिटी आपकी किसी प्रॉब्लम को रीज़न करने की, सॉल्व करने की, ठीक है, कोई भी सामने आपके प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा कि कौन सी टाइप की कोग्निटिव एबिलिटी लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ, तो बाद में कम याद रहती है। तो वर्किंग मेमोरी की अगर बात करें तो वर्किंग मेमोरी है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट यहाँ पे जितने भी आपके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट आते हैं वो आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे कि सिमेंटिक मेमोरी हुई, ठीक है। तो बहुत बाद में आपको चीज़ें कौन सी कम हो सकता है ना याद रहें,
आपने आज कुछ सीखा है, कुछ सालों बाद आप भूल जाओ तो वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही पार्ट आ जाती, कुछ आपको याद रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती। और यहाँ पे कोग्निटिव एबिलिटी मतलब कॉन्शियस तरीके से पूछा जा रहा है, अनकॉन्शियस में तो सारी चीज़ें याद रहती हैं, जैसे ड्रीम से आपको कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ आपको भूल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वैसे वर्किंग मेमोरी भी हो सकता है कि आपको भूल जाता है, बट यहाँ पे मेन इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये पास हो जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे सिमेंटिक मेमोरी। तो इसका राइट आंसर फिर हम लेके चलेंगे बी, सिमेंटिक मेमोरी होगा आंसर आपका, इन दोनों में से राइट हो जाएगा आपका, सिमेंटिक मेमोरी हो जाए बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड Sigmund Freud's stages of development, replacing Freud's psychosexual stages with psychosocial stages. साइकोसेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दी थी और साइकोसोशल थ्योरी दी है एरिक एरिक्सन ने, और इन्होंने क्या किया था, एक तरह से रिप्लेस किया था सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को। तो राइट आंसर आ गया एरिक्सन, और इनके टोटल स्टेजेस हैं तो 8 स्टेजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट है विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी। फिर से मेमोरी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया, लार्जेस्ट कैपेसिटी। अब हमने देख लिया 3-4 क्वेश्चन मेमोरी में से आ गए, तो पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि HP टेट में ऐसे ही किया जाता है, एक टॉपिक उठाया जाता है और 4-5 क्वेश्चन वहीं से बना दिए जाते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे टॉपिक करके जाओ, क्योंकि अगर कोई टॉपिक ऐसा आपने छोड़ दिया जिसमें 4-5 क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप CDP को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह करते हो। चलो बाकी टोटली आप पे डिपेंड है, आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर बाकी आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपको स्कोरिंग लगते हैं तो वहाँ से नंबर बन सकते हैं। क्वेश्चन है विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी। किसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है, सेंसरी स्टोर की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, या फिनोलॉजिकल लूप की। तो अब लार्जेस्ट कैपेसिटी पूछा है, ये नहीं पूछा है लार्जेस्ट मेमोरी। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी किसकी होती है, दोनों ही कैपेसिटी बात हो या टाइम की बात हो, दोनों ही किस में होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और अमाउंट भी ज़्यादा होता है, मतलब कितनी मेमोरीज आपके दिमाग में है, नो आइडिया। ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज़ एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी है, सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, या प्रेगमेटिक्स है। तो इसे नाम दिया जाता है प्रेगमेटिक्स का। प्रेगमेटिक्स मतलब अपने व्यवहारवाद से रिलेटेड है, व्यवहार में यूज़ करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्स टू। फिक्स्ड जो एक्शन पैटर्न है वो सेकेंडरी इन्फोर्सर से रिलेटेड है, जनरलाइजेशन से, कंडीशन स्टिमुलस से, या साइंस स्टिमुलस से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है, एक तरह से साइंस स्टिमुलस से है। ठीक है, थ्योरी में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग therapeutic techniques can be explained by classical conditioning principle, modeling and implosion, modeling and systematic desensitization, या modeling and token economics, या systematic desensitization and flooding। तो बताना है आपको कि ये जो थेरेप्यूटिक टेक्निक है ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये रिलेटेड होती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग से। राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है corrections of IQ score are higher for which of the following pair। जो कोरिलेशन है IQ स्कोर का वो हायर कहाँ पे होगा, मदर और चाइल्ड में, या फिर फादर और चाइल्ड में, या डाइजिगोटिक ट्विंस में, या फिर मोनोजिगोटिक ट्विंस में। तो डाइजिगोटिक ट्विंस कौन से होते हैं और मोनोजिगोटिक ट्विंस कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक आ जाता है, एक को बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजिगोटिक आ जाएगा आपका आइडेंटिकल ट्विंस, और डाइजिगोटिक आ जाएगा आपका फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, जहाँ पे एक ही एक ही एग डिवाइड होता है, और फ्रेटर्नल में 2 डिफरेंट एग से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ज़्यादा कोरिलेशन किसके IQ स्कोर में हो सकता है, माँ और बच्चे के बीच में, फादर और बच्चे के बीच में हो सकता है, या फिर जो डाइजिगोटिक ट्विंस हैं, डाइजिगोटिक आते हैं आपके फ्रेटर्नल ट्विंस, और मोनोजिगोटिक आते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल में क्योंकि एक ही एग था तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं IQ के
सेम होने का मतलब ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स इसमें हो सकती हैं एक जैसी, सेम। ट्विंस भी बोलते हैं ना, पर ट्विंस भी दो टाइप के आते हैं, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल। और ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स सेम किसकी होती है? आइडेंटिकल ट्विंस की, जिनका दूसरा नाम आ जाता है मोनोजिगोटिक ट्विंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग से क्या रिलेटेड है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ह्यूरिस्टिक या फंक्शनल फिक्सनेस। तो जो भी बात आती है क्रिएटिव थिंकिंग की, तो क्रिएटिव थिंकर कौन होते हैं? जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, मतलब किसी एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखते, डिफरेंट तरीके से सोचते हैं उसको, उन्हें बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकर्स। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट कौन कर पाएगा? जो अलग अलग तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोचेगा, उसे सॉल्व करने का ट्राई करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज reported to be the first researcher to utilize a twin study methodology in attempting to resolve the nature nurture controversy। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी अगेन किससे रिलेटेड है? कौन सा टॉपिक है ये आपका? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। और जो आपका अटेंडिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस का क्वेश्चन था, वो भी यहीं से क्वेश्चन, मतलब यहाँ से भी हमें दो क्वेश्चन मिल गए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेचर नर्चर डिबेट है, यहाँ पे एक ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, नेचर किसे बोला जाता है? आपके जीन्स जो हैं, आपकी जो हेरिडिटी है, और नर्चर मतलब जहाँ पे आपको पाला जाता है आपका इन्वायरमेंट, वातावरण। तो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड तो हमें पता है साइकोसेक्सुअल या एनालिटिक थ्योरी दी है, फ्रैंसिस गैल्टन है, कार्ल जूंग है, या जेम्स वॉटसन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गॉल्टन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट्स है। जो प्रीमैक प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है? ए मोर फ्रिक्वेंट बिहेवियर विल रीइंफोर्स अ लेस फ्रिक्वेंट बिहेवियर, intrinsic motivation is reduced when it is overused, there is contingent relationship between stimulus and response, या reinforcement is illusionary when it is non contingent। तो प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी बिहेवियर को जो फ्रीक्वेंट बिहेवियर है उसे अगर रिइंफोर्स करते हैं, ठीक है, ए मोर फ्रीक्वेंट बिहेवियर विल रीइंफोर्स अ लेस फ्रीक्वेंट बिहेवियर, कि जो चीज़ आप बार बार करते हो एक तरह से वो क्या कर रहा है? रीइंफोर्स करता है लेट्स जो आप चीज़ कम बार करते हो। ठीक है। तो राइट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट है, ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंट्स टू मेजर इज कॉल्ड वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल, अनरिलायबल। जो आप मेज़र करना चाहते हो, जब आप उसी चीज़ को मेज़र करते हो तो वो वैलिड टेस्ट ही हुआ। राइट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट है, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज़ न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म दैट। इसे क्या बोलोगे? क्रिएटिविटी बोलोगे इसे, या फिर इनोवेशन बोलोगे, इंटेलिजेंस बोलोगे, या सिनेक्टिस बोलोगे? तो ये क्रिएटिविटी हुई, जब टोटली नया ही न्यू है, ओरिजिनल आइडिया है, यूजफुल है ना, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हुआ। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल किसे नहीं माना जाएगा? ओरल क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को, असाइनमेंट्स को, या प्रोजेक्ट्स को? अब उसके लिए आपको पहले फॉर्मेट असेसमेंट के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होनी चाहिए। एक तो ये क्या कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, इंडिविजुअल की होती है, इनफॉर्मल तरीके से भी इसे किया जा सकता है, किसी यूनिट मिडल में किसकी होगी? किसी यूनिट के मिडल में, टेस्ट लेसन के मिडल में, या सेमेस्टर ईयर के मिडल में। तो कौन सा टूल नहीं है? ओरल क्वेश्चन बीच में, जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहा है और आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ ले, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। असाइनमेंट दे दी इंडिविजुअल तरीके से, क्या आगे आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। प्रोजेक्ट्स भी आपको इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका टॉपिक या लेसन ख़त्म हो गया तब दिए जाते हैं, आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाता है, टीचर भी हेल्प करता है और ज़्यादा आपको असेस किया जाता है। तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको नहीं हम बोलेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट आएगा, इस समेटिव में आएगा, क्योंकि जब भी MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए तो प्रॉपर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया और 4 ऑप्शंस हैं वो सारा कुछ कवर होना चाहिए। तो किसी लेसन यूनिट के ख़त्म होने के बाद ही वो चीज़ करी जा सकती है। तो राइट आंसर आ जाएगा बी।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा। आप सिंपली ये नहीं याद रख सकते कि फॉर्मेटिव मिडल में होती है और समेटिव एंड में होती है। ओके, आपको ये सारे इंडिविजुअली पहले इनको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप अपना आंसर चूज करोगे। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? किसे बोला जाता है फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, या ये थ्योरी सिंपली ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये थ्योरी किसने दी है? गार्डनर ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने, या प्याजे ने? तो इसका राइट आंसर आ जाता है हार्वर्ड गार्डनर। कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? वैसे 8 भी आ जाता है, 9 भी मेंशन करते हैं कि लोग 12 की बुक्स में 12 भी देखा होता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। और वाइगोस्की का हमने पहले अभी डिस्कस किया, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। ब्रूनर की थ्योरी आ जाती है, इन्होंने बात करी है कोग्निटिव की, और पियाजे भी कोग्निटिव की बात करते हैं। तो राइट आंसर आ गया ए। सो बस क्वेश्चन हमारे 30 हो गए, CDP पोर्शन हमारा हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। दिट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।